बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और लगता ही हुआ है कि ताकतवर हल्के मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए अब दरमियान में आ गए और मुज़ाकरात के जरिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामला तय करने पर तैयार है। अपोजिशन को इस बात के सिग्नल दिए जा रहे हैं कि वो मामला को एक्सट्रीम पोजीशन पर न ले जाएं। तो लगता यूं है कि खान साहब का रोना धोना भी कहीं ना कहीं काम आ गया और सियासत से लातलकी इख्तियार करने के बावजूद वो ताकतें, वो मुक़्तदर हल्के अब पूरी तरह मुतहरक हो चुके हैं। पिछले 3-4 रोज से ताकतवर हल्के हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी महाजराई में या तो सालस बनकर सामने आ रहे हैं या फिर वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मामला जो है एक्सट्रीम पोजीशन पर ना जाए, हुकूमत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या अपोजिशन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हुकूमत ने भी साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का नाम मशरूत तौर पर ECL से निकाल दिया है। उनका नाम 15 रोज के लिए निकाला गया और जरा ये कहते हैं कि शाहिद खान अब्बासी नवाज शरीफ से मिलने लंदन जा रहे हैं। जराये के मुताबिक शाहिद खान अब्बासी का नाम ताकतवर हल्कों की ईमा पर या उनकी मर्जी से निकाला गया है, जो अपोजिशन की जानिब से ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा कर रहे थे। शाहिद खान अब्बासी वो रहनुमा है जो शुरू से कहते रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ मुज़ाकरात करे या वह तमाम स्टेक होल्डर बैठ जाएं और ग्रैंड डायलॉग करके मुल्की मामलात का कोई हल निकाले। तो यूं भी लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट खान साहब के लिए मजीद कुछ वक्त चाहती है और अपोजिशन से लॉन्ग मार्च और धरने को मौखर या इसका वक्त तब्दील कराना चाहती है। शहबाज शरीफ से भी राब्ता किया गया, लेकिन शहबाज शरीफ के इनकार के बाद अब लगता है कि फौरी तौर पर शाहिद खान अब्बासी का इंतखाब किया गया है, क्योंकि ग्रैंड डायलॉग को जो सबसे ज्यादा एडवोकेट कर रहे थे, बल्कि ग्रैंड डायलॉग की तजवीज भी शाहिद खान अब्बासी की तरफ से आई थी। तो ECL से नाम निकाले जाने के बाद वो मामला को नवाज शरीफ से डिस्कस करने जा सकते हैं, क्योंकि हतमी फैसला नवाज शरीफ ने करना है। और कहने वाले कहते हैं कि पीपल्स पार्टी भी सेनेट इंतखाबात में हिस्सा ना लेने और सिंध असेंबली को तहलील करने का रिस्क नहीं लेना चाहती। पीपल पार्टी ने भी यह फैसला अपनी मरकजी काउंसिल पर डाल रखा है, जबकि पिछले चंद रोज में आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ से भी राब्ते किए गए हैं और उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने लंदन में नवाज शरीफ और फिर मौलाना फजल रहमान से भी पिछले 2 दिनों में काफी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की है। नवाज शरीफ इस्तीफों का मामला मौखर करने के हक में नहीं है, ना ही लॉन्ग मार्च और धरना देने के फैसले से बैकआउट करेंगे। मौलाना फजल रहमान भी उस पर इसरार कर रहे हैं, लेकिन मामला को कहीं ना कहीं अंजाम तक पहुंचाने के लिए बात कहीं ना कहीं से शुरू की जा सकती है। उसके लिए अब लगता यूं है कि शाहिद खान अब्बासी को रिलीज किया गया है कि वो बाहर निकले या तो सियासी जमातों के साथ मुशावरत करें और उसके बाद नवाज शरीफ से मुशावरत करके इसका कोई हल निकालें। अब मौलाना फजल रहमान उनकी पार्टी के अंदर भी तोड़फोड़ हो रही है, तो आज उन्होंने 4 जय्यद उलमा को निकाल दिया है, जिससे उनकी ताकत तकसीम होने का खदशा पैदा हो गया। लुब्बे लुबाब यह है कि एक वो है जो नजर आ रहा है और दूसरा वो है जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। तो जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है वो ये है कि हुकूमत बड़ी मजबूत है और खान साहब को लाने वाले और खान साहब एक पेज पर हैं, ना वो तनकीद की परवाह कर रहे हैं, ना उन्हें कोई परेशानी है और टॉक शो में बैठकर वो अपोजिशन की ऐसी तैसी फेर रहे हैं, ना उन्हें इस बात की फिक्र है कि गवर्नेंस ठीक है या खराब है, अवाम परेशान है या खुशहाल है। तो ये एक पिक्चर है जिसमें हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आती है, लेकिन दूसरी पिक्चर वो है जहां पे तफक्कर है, जहां पे जो यानी जो नजर नहीं आ रही, और वो फिक्र ये है वो इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में है, जहां बेचैनी और बेकरारी है, नाराजगी और मायूसी है, क्योंकि अपोजिशन भी एक बहुत बड़ी माइट है और हुकूमत भी अपनी जगह एक ताकत है। और हालात अगर उस तरफ जाते हैं जहां पे दोनों आमने सामने आते हैं तो फिर मामला शायद हाथ से निकल जाए। तो लगता ही है कि मामला को एक्सट्रीम पोजीशन पर लाने से पहले एक बार ये कोशिश की जा रही है कि मामला उस एक्सट्रीम पोजीशन पर ना जाए। अब मौलाना फजल रहमान पर पिछले कुछ दिनों से लगता है कि वो भी अंडर प्रेशर है, उनकी जमात के अंदर काफी लोग उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, तो उन्होंने उसका जवाब देने का फैसला कर लिया है और अपनी पार्टी के 4 अहम रहनुमाओं मोहम्मद खान शहरानी, हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना नसीब और मौलाना शुजाउल मुल्क को पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी ने मौलाना फजल रहमान के खिलाफ
नैब की कार्रवाइयों के खिलाफ कानूनी मुजाहमत करने का फैसला किया है और चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अब रेफरेंस दायर किया जा रहा है। तो पीडीएम और जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से मीडिया पर न सिर्फ बयानात जारी हो रहे हैं बल्कि नैब की जानिब से मीडिया ट्रायल किए जाने पर उनकी पार्टी बहुत सख्त रिएक्शन दे रही है। तो जेयूआई की 7 रुकनी डिसिप्लिन कमेटी ने मुतफिका तौर पर चारों बागी रहनुमाओं को पार्टी से निकाल दिया। मजलिस आमला ने इसकी तौसीक कर दी है और जरा ये कहते हैं कि डिसिप्लिन कमेटी ने मौलाना हाफिज हुसैन अहमद, मोहम्मद हाशिरानी, हाफिज गुल नसीब और मौलाना शुजा खानजादा को, यानी ये चारों लोग गुज़श्ता कुछ अरसे से पार्टी क़यादत पर न सिर्फ तनकीद कर रहे थे बल्कि पार्टी फैसलों से शदीद इख्तलाफात के बायस बागियाना रवैया अख्तियार कर चुके थे। तो डिसिप्लिन कमेटी ने इनसे फर्दन मुलाकात की और इनसे मामला तय किए कि मीडिया पर इसको डिस्कस ना किया जाए। तो इस हवाले से अंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन इसके बावजूद ये मामला मीडिया पर आए। अब चारों को निकाल दिया गया है। तो जेयूआई केपीके के सूबाई सेक्रेटरी जनरल मौलाना अताउल हक, उनका ख्याल ये कि मौलाना गुल नसीब और मौलाना शुजाउल मुल्क को मौका दिया जाए कि वो खुद को क्लियर कर लें, लेकिन मजलिस आमला ने यह तजवीज़ रद्द कर दी है। लेकिन डिसिप्लिन कमेटी को ये अथॉरिटी दे दी है कि अगर ये चारों में से कोई रहनुमा पेश होकर माफी मांग ले या चारों माफी मांग लें तो डिसिप्लिन कमेटी उसके बारे में फैसला कर सकती है। जबकि चेयरमैन नैब के खिलाफ जेयूआई आर्टिकल 209 के तहत रेफरेंस दायर कर रही है। अब ये पूरी सूरत हाल है जिसकी वजह से मौलाना फजलुर रहमान भी जाहिर है उनकी जमात के अंदर 4 उलमा अगर निकल जाते हैं तो उन 4 उलमा के बहुत से मदरसे होंगे, बहुत से मदरसों को वो भी हेड करते हैं, बहुत से तुलबा उनसे भी पढ़ते हैं। तो मौलाना की माइंड यकीनी तौर पर उस पर कोई ना कोई असर जरूर पड़ेगा। तो एक तो ये इस पे काम हुआ है और मोहम्मद हाशिरानी जो इसराइल को तस्लीम करने की बात कर चुके हैं, जबकि बाकी के लोग जो है वो पार्टी के इंटरनल मैटर से मौलाना फजलुर रहमान से और पीडीएम की तहरीक से नाराज है। तो उनका मौकफ ये है कि मौलाना फजलुर रहमान दीगर सियासी जमातों के हाथों में खेल रहे हैं जिससे उनकी पार्टी का नुकसान हो रहा है। तो चारों उलमा के मौकफ को उनकी पार्टी ने दुरुस्त नहीं माना तो उन्हें निकाल दिया। लेकिन इस फैसले का यकीनी तौर पे मौलाना फजलुर रहमान पर असर पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान बहुत ही मकबूल आदमी, अपनी पार्टी के अंदर बहुत मकबूल रहनुमा है, लेकिन इस बात का इम्कान मौजूद है कि कुछ ना कुछ उनकी पार्टी के अंदर, क्योंकि चारों नामवर उलमा है, तो उसका असर जरूर पड़ेगा। अब मौलाना पीडीएम की तहरीक में है और उधर से नैब उन्होंने प्रेशर डाल ली तो उधर से उनके लोग जो है वो जा रहे हैं। तो मामला काफी संगीन हो गया। इस पूरी सूरत हाल को देखा जाए तो इसमें पीपल्स पार्टी ने पिछले चंद रोज में अपनी एक्टिविटी दिखाई है, उसका जो लुब्बे लुबाब है वो तो खैर 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी के हवाले से जब पीडीएम के लोग जाएंगे और वहां बात करेंगे और खुद पीपल पार्टी अपना मौकफ देगी तो कोई सिचुएशन या सूरत हाल सामने आएगी। लेकिन फिलहाल खुद पीडीएम के अंदर बहुत से लोग इस बात से कन्विंस है और वो समझते हैं कि पीडीएम इस्तीफों के मामले में तो नहीं, लेकिन सिंध असम्बली के मामले में वो थोड़ा सा हिचकिचा रही है, कौमी असम्बली से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। तो राना सलाला ने कल गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर के साथ इस बात पे के ऊपर उन्होंने बात की, उनको क्या देनी है। और राना साहब आखिर में ये इस्तीफे भी और एहतजाज भी आप तक और जेयूआईएफ तक और दीगर जमातों तक महदूद रह जाएगा? पीपल्स पार्टी इस प्रोसेस से बाहर हो जाएगी? वो कल मर्दान में भी पीपल्स पार्टी नहीं नजर आई, ना बिलावल भुट्टो ज़रदारी ना सीनियर क़यादत, तो पीपल्स पार्टी इस प्रोसेस से आपके साथ आउट ही होती नजर आती है? नहीं, देखें शाहजेब, पीपल्स पार्टी का मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे जो मैं बात सुनता हूं या उसको एनालाइज करता हूं, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, किसी का फैसला नहीं है। पीपल्स पार्टी धरने और सिंध गवर्नमेंट को जो है वो विड्रॉ करने के मामले पे मेरा ख्याल है, मेरी असेसमेंट है कि उनकी रिजर्वेशन है। बाकी शायद कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों और लॉन्ग मार्च की हद तक पीपल्स पार्टी पूरी तरह से मुतफिक है और वो पीडीएम के साथ है। अब जब बातचीत होती है आपस में, इट मे पॉसिबल कि हम पीपल्स पार्टी को 2-4 कदम आगे ले आएं या पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के साथ हम किसी तरह की जो है वो मुफाहमत जो है वो इख्तियार करें। तो ये मामला जो है ये तो पीडीएम की जो सरबरा कमेटी है या जो अपना रहबर कमेटी है उसमें बैठ के ये मामला जो है ये तय होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी इस मौजूदा हुकूमत के खात्मे
और इस नाअहल और नालायक टोले को गिराने के लिए पूरी तरह से मुतफिक भी है, मुतहरक भी है और पूरी तरह से पुरअज़्म भी है। और राना साहब, आपने एक बयान दिया था, तो राना सनाउल्लाह ने भी इस बात का इशारा दिया है कि पीपल पार्टी कुछ हेजिटेट है, लेकिन 27 दिसंबर को अब लाड़काना में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी होगी तो उसमें पीडीएम अपना लाहेमल जरूर देगी, लेकिन ये वो है जो नजर आ रहा है। जो नजर नहीं आ रहा, अगर उसको देखा जाए तो फिर लगता यूं है कि ये मामला शायद उस तरफ ना जाए जिस तरह के नजर आ रहे हैं। और शहर खान अब्बासी जब नवाज शरीफ से मिलने जाएंगे तो फिर फैसला नवाज शरीफ ने करना है कि क्या वो अपने मौके पे कायम है या एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात वाली जो बात है उसको तस्लीम करके अब मामले का जो सियासी हल है वो निकाला जाएगा। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं और खान साहब ने पिछले दिनों कहा कि वो तैयारी के साथ नहीं आए। इस पर अभी भी मीडिया के अंदर बहुत बहस हो रही है। सेनेटर फैसल जावेद इस पर बात कर रहे हैं। काशिफ अब्बासी से सवाल, काशिफ अब्बासी का जवाब फैसल जावेद का। टेस्ट होती है इंफॉर्मेशन में आपको ज्यादा। इन्होंने तमाम इदारे तबाह कर दिए, इन्होंने इकॉनमी तबाह कर दी। हाँ, इन्होंने अपने हालात बेहतर किए हैं, इन्होंने बैरून मुल्क जदादे बनाई हैं, अपनी फैक्ट्रियां बनाई हैं। चले वो तो आर्गुमेंट में पिछले 20 साल से सुन रहा हूं ना, वो आर्गुमेंट चले मैंने मान लिया, ठीक आर्गुमेंट यही हुआ ना। तो आप ये कह रहे हैं कि जितने बयान देते रहे पिछले 22-24 साल में आपको कुछ पता नहीं था अंदर क्या हो। मैं कतन ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं एक तो ये है कि हमें पता ही नहीं अंदर क्या। मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा 400 गुना ज्यादा अंदाजा हुआ कि इन्होंने क्या तबाही किया, मुल्क के साथ क्या किया। उससे 400 गुना ज्यादा पता चला। वो तो था ही था, ठीक। जो हमने बताया उससे ज्यादा तबाही की हुई थी। जब हम गवर्नमेंट में हमें पता चला, इन्होंने कोई इदारा नहीं छोड़ा, कोई इदारा नहीं छोड़ा, कहीं कोई प्रोजेक्ट नहीं छोड़ा जिसमें करप्शन न थी। गवर्नमेंट उड़ा के रखती। मैं फिर कह रहा हूं, आप ही से लूंगा, आप ही से लेता हूं, आम आदमी के हालात तो चलिए अब आप आगे ना बात। मैं जरा प्राइम मिनिस्टर के बयान के ऊपर रहना चाहता हूं क्योंकि मैं 2-3 बयान सुना भी सकता हूं जो मैं सुना देता हूं आपको। एक तो प्राइम मिनिस्टर का अभी का बयान है। प्राइम मिनिस्टर साहब के 2013 से 18 के दरमियान मल्टीपल बयानात ऐसे हैं कि मैंने पहले, शुक्र है हमें हुकूमत पहले नहीं मिल गई, अब हम तैयार हैं, केपी गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस मेरे पास है, 200 लोगों की टीम मेरे पास है। ये सारे बयानात प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं है। अब कहां है प्राइम मिनिस्टर? कहां कहा जी जुबैर साहब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि नहीं है? अब कहां कहा है? आप इस चीज को गलत झूठ, क्योंकि आप झूठों के एम्बेसडर भी हैं, अब तो आप स्पोक्स पर्सन भी बन गए। आप मुझे ये बताएं, जो ट्रांजिशन मॉडल की गवर्नमेंट की बात की इमरान खान साहब, क्या गलत बात की इसमें? वहां पर जो बाइडेन को एक्सेस है गवर्नमेंट के अंदर, आप एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। सुन ले साहब को सुन लेते हैं। मैं आपको ये इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे शाहिद खाकान अब्बासी, इन्होंने जाते वक्त कहा है, शाहिद खाकान अब्बासी ने, कि हमें नहीं पता किसकी गवर्नमेंट आएगी, लेकिन जिसकी भी आएगी वो जो हम कबाड़ा करके गए इसको संभाल नहीं सकती। जिस मुल्क का जीडीपी 5.8% पर ग्रो कर रहा हो, जिसकी स्टॉक मार्केट रीजन में टॉप कर रही हो, जिस मुल्क में महंगाई सिर्फ 3% हो, जिसका रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा हो, मजमूई पैदावार सरप्लस हो, जिस मुल्क के बारे में आलमी इदारे प्रेडिक्शन कर रहे हो कि वो उभरती हुई भविष्य में शामिल हो रहा है और अगले चंद साल में वो दुनिया की 25 बड़ी इकोनॉमीज में शामिल हो जाएगा, जिन मुल्कों में चीन जैसा मुल्क अरबों डॉलर का सी पैक प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुका हो, उस मुल्क के बारे में कहा जा रहा है कि वो बड़ा बर्बाद हो चुका था। अब जिन मुल्कों की मईशत स्ट्रांग होती है वही बड़ी अफवाज रख सकते हैं। तो जिस मुल्क की इतनी बड़ी फौज हो, मुल्क उसको अफोर्ड कर सकता हो, मईशत में इतनी ताकत हो कि वो जरूरियात पूरी कर रहा हो, उसके बारे में कोई ये कहे कि सब कुछ बर्बाद हो चुका था, तो फिर पूछना पड़ेगा कि क्या ये मुल्क ईंटों के सहारे खड़ा था? अल्लाह के फजल करम से खान साहब के आने से पहले भी ये मुल्क चल रहा था और आइंदा भी चलता रहेगा। लोगों में बहुत पोटेंशियल है, इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है। तो ये जो तबाही बर्बादी के किस्से थे ये घड़े गए, प्रोपेगेंडा किया गया, ये बहाना बनाना कि हमारी तवक्को से ज्यादा खराबियां थी और वो हमें 2.5 साल में वो खराबियां समझ में नहीं आई।
तो इसकी वजह बड़ी सादा सी है कि मैकेनिक ठीक नहीं। चले मैकेनिक की मिसाल भी छोड़ दे, डॉक्टर की मिसाल ले लें। डॉक्टर अगर ठीक हो तो उसे मर्ज का पता तो चल जाता है, वो मर्ज की तशखीस फौरी कर लेता है, इलाज के बहाने नहीं बनाता। तो कसूर इलाज का या मर्ज का नहीं है, कसूर डॉक्टर का है। और जीडीए के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अली दुरानी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद वो मीडिया पर आए, बहुत सी उन्होंने बातें की। ये मुलाकात क्यों हुई, इसके पसे पर्दा क्या हकायक थे, इसी पर मोहम्मद अली दुरानी से जानने की कोशिश कर रहे हैं हामिद मीर। देखते हैं कि क्या फरमाते हैं। अच्छा दुरानी साहब, जब आपने शहबाज शरीफ साहब से ग्रैंड डायलॉग की बात की तो उनका क्या रिस्पांस था? देखिए जी, एक तो उसके ऊपर रिस्पांस के ऊपर वो तो पहले भी इस मामले में बात कर चुके हुए हैं, ठीक है ना जी। और उसके बारे में आपको भी पता है, उसका मौकफ सारी दुनिया को पता है। एक उनके ऊपर 12 लिमिटेशन भी है जो पार्टी और दूसरी चीजों की हैं। मैं समझता हूं कि जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि अगर वो फंक्शनल हो, अगर वो इस वक्त तो वो चूंकि कैद हैं तो ऑब्वियसली वो कोई इस किस्म की बात या कोई रोल प्ले नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो फंक्शनल हो तो मैं समझता हूं कि वो फंक्शनल होने का मतलब ये है, प्रोसेस है। फंक्शनल होने का मतलब ये है कि उनको रिहा कर दिया जाए। अगर वो जेल में ना हो तो वो इस मामले में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं और उनकी सोच मुस्बत है। तो उनको जेल से अगर रहा कर दिया जाए तो ये तो वजीर आजम इमरान खान साहब के लिए एक नाकाबिले कबूल बात नहीं होगी। देखिए वो मुझे तो नहीं पता कि उनके लिए काबिले कबूल होगी कि नहीं होगी। मैं तो ये समझता हूं कि इस वक्त जो टकराव की सिचुएशन पैदा हो गई है, इस टकराव के अंदर कोई भी नहीं जीतेगा। अच्छा, ये ना हुकूमत जीतेगी ना अपोजिशन जीतेगी। देखिए, हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमात ये समझती है कि हुकूमत हरगिज मजबूत नहीं, अपोजिशन उसे बराबर की टक्कर दे रही है, और अगर लड़ाई हो गई, तसादम हुआ, नुकसान दोनों का होगा। अब ये पैगाम है जो सियासी लोगों को इस बात से डराने के लिए दिया जाता है कि वो खामोश हो जाए, वरना गब्बर आ जाएगा, तीसरी कुव्वत इख्तिदार संभाल लेगी, या फिर जमहूरियत का बिस्तर गोल हो जाएगा। और ये पैगाम देने वाले भी उन्हीं कुव्वतों की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं जिनके बारे में ये गुमान होता है कि वो हुकूमत में आ गए तो फिर जमहूरियत पटड़ी से उतर जाएगी। तो शायर बैन सतूर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इस लड़ाई में हुकूमत तो जाएगी मगर अपोजिशन को भी हुकूमत नहीं मिलेगी। इसलिए मोहम्मद अली दुरानी की शहबाज शरीफ से मुलाकात को बहुत से लोग इसी तनाजर में देख रहे हैं कि वो अपने इत्तेहाद की चाहत में या मोहब्बत में नहीं आए, बल्कि वो किसी का पैगाम लेकर गए थे, या फिर वो ये जाहिर कर रहे थे कि उन्हें उनकी ताईद हासिल है। तो जीडीए बाकायदा हुकूमत का हिस्सा है और अभी तक हुकूमती इत्तेहाद से ना उसके कोई बड़े इख्तलाफ हुए हैं ना वो अलग हुई है। तो ये नहीं समझा जा सकता कि वो हुकूमत से कोई अलग लाइन लेकर चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मुज़ाकरात वाली बात या ग्रैंड डायलॉग वाली बात में हुकूमत की भी मर्जी शामिल है, लेकिन यह भी मुमकिन है कि वो अपोजिशन से मिलकर तब्दीली इक़्तिदार के किसी और फार्मूले पर इत्तफाक कर लें या करा लें, और धरने और लॉन्ग मार्च के बगैर जो हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है तो फिर हल तो वही ढूंढ रहे हैं कि जिनके बारे में मैंने कहा कि वो एक्टिव हो गए हैं। तो अगर तो शहबाज शरीफ, मैंने सोचा था कि अगले चंद दिनों में रहा हो जाते हैं तो ये तासुर मजबूत होगा कि पैगाम वाकई कंसर्न क्वार्टर बाख्तियार लोगों की तरफ से था, वरना इसे एक सियासी चाल से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता। लेकिन अब उनकी बजाय शायर खान अब्बासी, उनका ईसीएल से नाम हटाना, उसने बहुत कुछ समझा दिया है। वो कहते हैं समझने वाले के लिए इशारा काफी है। तो ये एक तो ये हुआ है, और दूसरी बात ये भी हुई है कि मोहम्मद अली दुरानी काफी अरसे से लाइमलाइट में नहीं थे, तो एक बार फिर वो दोबारा लाइमलाइट में आ गए हैं। यहां पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। हुकूमत के वो इत्तेहादी बल्कि हमायती जो हुकूमत की बहुत तारीफें करते थे, खास आपको
समझते थे कि वो तब्दीली के सुरखेल खास और खुद ही कह दिया कि 2-2.5 साल बाद कि उनको उनकी तैयारी नहीं थी। तो इस पर बहुत से उनके हमायती भी शिकवा कुना है। इरशाद भट्टी, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वॉच तजिया निगार इरशाद भट्टी। पहली बात तो मेरे भाई मिफ्ता इस्माइल साहब ने मुझे कहा है कि तब्दीली को सपोर्ट करते रहे, और बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। और मुझे फ़ख्र है कि मैं स्टेटस को के अगेंस्ट एक तरफ 10 वॉल्यूम्स 25 वॉल्यूम्स और एक तरफ वो थे जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन्होंने अदलिया, अवाम और पार्लियामेंट को बेवकूफ़ बनाया है, और जो करप्शन पर पकड़े गए और जो इश्तिहारी हुए, मुजरिम हुए, और हमने उनके मुकाबले में बाप बेटे समेत सब के मुकाबले में तब्दीली को सपोर्ट किया, और ये इस पर मुझे फ़ख्र है। ये एक अलहदा बात है कि मैं इल्म गैब जानता होता तो मुझे पता चल जाता कि इमरान खान साहब कितने सक्सेसफुल हैं। और आज देखें जिस तब्दीली को हमने सपोर्ट किया था या मदद की थी उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और बार बार बात कर रहे हैं। ये है जर्नलिज्म। अपने बाद नारे पूरे जो करें अपने बाद, और आप क्यों कर रहे हैं, झूठ मत बोलें, डिलीवर करें, परफॉर्मेंस दें, बाकी सारा छोड़ें, और ये हम करते रहेंगे। अगली मर्तबा कोई तब्दीली का नारा मारेगा उसके साथ खड़े होंगे, क्योंकि हम बाप से दादा, दादा से पोता, पोता से फुफ्फा, फुप्पी से चचा, चचा से मामा, मामे से ताए पे नहीं जा सकते। हम चाहते हैं कि यहाँ एक्चुअल वो जमहूरियत है जिसमें जमहूर भी। वो एक मिसाल दिया करता हूं कि जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे। अब हाँ साहब तो यू टर्न लेने में बदनाम हो ही चुके हैं। उनके जो मुरीदैन थे वो भी यू टर्न लेने से नहीं घबरा रहे। कल तक तब्दीली की थाप पर रक्स करने वाले आज ये फरमा रहे हैं कि वो असूलों पर चलने वाले लोग हैं। जो कल ये फरमाते थे कौम को मसीहा मिल गया और तब्दीली आने वाली है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आज उन्हें ये कहकर पतली गली से नहीं निकलना चाहिए कि वो गलत थे, उनके अंदाजे गलत हो गए थे, उन्हें कोई इल्हाम तो नहीं हुआ था। तो किस बुनियाद पर ये दावे किए जा रहे थे? क्या कौम को गुमराह किया गया? वो लोग जो कभी हुकूमत की मदासराई करते हुए थकते नहीं थे, उनमें से अक्सरियत अब हुकूमत पर तनकीद कर रही है। और मेरे नजदीक तनकीद इसलिए नहीं कर रही कि उन्हें सब कुछ समझ में आ गया है, जिस तरह खान साहब को 2.5-3 साल बाद वो कह रहे हैं मुझे अब समझ में आया, पहले समझ में नहीं आया था। बल्कि इसलिए कि खान साहब ने बहुत से ऐसे सहाफियों को लिफ्ट कराना बंद कर दी है जिनके मशवरों की वजह से वो खुद परेशानी से दो चार हो गए हैं। खान साहब बहुत से सहाफियों के साथ नाश्ता भी किया करते थे, लंच अलग और डिनर अलग। तो अब जिन्होंने बहुत खान साहब को शुरू में सपोर्ट की थी, बाद में उन्होंने हुकूमत चलाने के बहुत कीमती नादर मशवरे दिए और वो कहते हैं ना सारे मशवरे उलट पड़ गए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही, इक्तदार के ऐवानों में जो रसाई उनकी थी वो बंद हो गई। तो जिस चीज की रसाई बंद हो गई है वो आपको दिखाई देगा कि वो किस तरह हुकूमत के ऊपर चढ़ा हुआ है। वो कहते हैं ना जब मतलूबा सहूलत मुयस्सर ना हो तो फिर दिल से इसी किस्म की भड़ास निकलती है। अगर सही मायनों में किसी को इस बात का एहसास हो कि उनकी सो कॉल्ड दानश्वरी कौम को कितनी भारी पड़ी है, क्योंकि लोग समझते हैं कि जो टीवी में बैठ के तजिया करते हैं वो दानश्वर होते हैं, तो बात को वेटेज देते हैं। जर्नलिस्ट जाहिर है उसकी एक वेटेज होती है, तो लोग उनकी बात को बहुत सीरियस लेते हैं। अब वो पतली गली से निकल रहे हैं, उन्हें असल में उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि जिनको उन्होंने इस तरह मिसगाइड किया। लेकिन यहां भी बात खत्म नहीं होती। मेरा गुमान ही है कि खास साहब कल इन्हें नाश्ते में बुला लें, ये फिर से हुकूमत के कसीदे और अवाम को अच्छी खबरें बल्कि मुस्बत खबरें सुनाना शुरू कर देंगे। बल्कि मेरा तो मशवरा ये है कि घबराना नहीं। जिस तरह खास साहब कहते हैं ना घबराना नहीं, तो घबराए मत, अपने मौके पे स्टैंड ले। जिस मौके पे आपने लोगों को कन्विंस किया था, और खुद भी ये नजर आना चाहिए कि आप जो कुछ लोगों को कह रहे हैं उसमें आपकी अपनी भी कन्विक्शन शामिल है। हम जो बात करते हैं उसमें हमारी कन्विक्शन शामिल है। तो अगर जिस बात पे आपका ईमान नहीं है और आप उसको एनालाइज सही तरीके से नहीं कर रहे, वो आप लोगों को क्यों बताते हैं? अगर आपको ये नहीं पता कि कल क्या होगा तो फिर कल की प्रेडिक्शन क्यों करते हैं? आज की प्रेडिक्शन करें। और गूगल और विकिपीडिया पर गुस्ताखाना मवाद के हवाले से पाकिस्तान ने सख्त नोटिस ले लिया है और पीटीए की जानिब से गूगल और विकिपीडिया को नोटिस जारी किया गया है कि जितना गैर कानूनी मवाद है फौरी तौर पर हटा दिया जाए। पीटीए की जानिब से दिए गए नोटिस के मुताबिक अहमदिया कम्युनिटी की जानिब से गूगल प्ले स्टोर पर कुरान पाक का गैर मुस्तरद वर्जन अपलोड करने और मौजूदा खलीफा इस्लाम से मुतल्लक गुमराह कुन सोच,
रिजल्ट के हवाले से मौसूल होने वाली शिकायत का नतीजा है। मामले की इंतहाई संजीदा नोयत के पेश नजर पीटीए ने गूगल से राब्ता करके इस किस्म के गैर कानूनी मवाद को फौरी तौर पर हदायत की है। मुतलका प्लेटफॉर्म को जारी करदा ये नोटिस गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद को हटाने और ब्लॉक करने के लिए कवायद यानी 2020 के तहत जो कवायद बनाए गए हैं उनके तहत जारी किए गए हैं, ताकि रेगुलेटर की जानिब से किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए गुस्ताखाना मवाद को फौरी तौर पर हटाया जाए। पैगंबर इस्लाम के गुस्ताखाना खाकों की मौजूदगी और विकीपीडिया पर शाया करदा मज़ामीन के जरिए गुमराह कुन, गलत, फरेब और धोखाधही पर मबनी मालूमात से मुतल्लक शिकायत मौसूल हुई, जिनमें जो सबसे आम शिकायत ये थी कि एक मुसलमान की हैसियत से एक कादियानी को पेश किया गया और ये कहा गया कि इस वक्त मुसलमानों के खलीफा वो कादियानी है जो कि इस वक्त कादियानियों के रूह रवा है या उनके जो भी हेड है या खलीफा है, तो वो कादियानियों के खलीफा है, मुसलमानों के नहीं। लेकिन विकीपीडिया में ये तासुर दिया गया कि वो मुसलमानों के खलीफा है। तो इस पर बहुत सारी शिकायतें मौसूल होने पर और एहतजाज पर पाकिस्तानी हुकूमत ने नोटिस लिया है और पीटीए के जरिए गूगल को, विकीपीडिया को नोटिस जारी किए कि ये जो मवाद है ये हटाया जाए। इसके अलावा और भी बहुत सी शिकायत है कि कुरान पाक का वो वर्जन जो कि एक्चुअल वर्जन है उसकी बजाय एक और वर्जन है जिसको मुसलमानों का वर्जन बनाकर पेश किया जा रहा है। तो ये बहुत ही संजीदा नोयत के मामला है जिससे मुसलमानों की दिल आजारी हो रही है, दिल शिकनी हो रही है और इसी बुनियाद पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये एक अच्छा स्टेप लिया गया। और पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद बढ़कर 4,67,000 हो गई है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 2,152 केस सामने आए और 85 अफराद जान की बाजी हार गए। तो मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद जो है 4,67,222 हो गई है और अब तक कोरोना की वजह से 9,753 लोग जाँ बाग हो चुके हैं। कोरोना की सबसे ज्यादा जो अमवात है, कैजुअलिटी रेट, वो पंजाब में है। पंजाब में 3,831 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि सिंध 3,444 और खैबर पख्तूनख्वा 1,585, इस्लामाबाद 402, गिलगित बल्तिस्तान 101, बलूचिस्तान में 181 लोग जाँ बाग हो चुके हैं। तो मुल्क भर में इस वक्त मुस्बत केसेस की शरह 6.61% है, जो कि पिछले कुछ दिनों में 7 से प्लस हो गई थी, अब थोड़ी सी वो नीचे आई है। लेकिन कहा जा रहा है कि कराची और मुल्क के जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो अपना ख्याल रखिए। बार बार हम आपसे कहते हैं कि मास्क बड़ा एसेंशियल है और सैनिटाइज़र उसको ज़रूर अपने साथ रखें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। आज के लिए इतने, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तज़कियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार का आदमी को इजाज़त दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।